अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। So today our topic is safety and risk management. Yani how to protect yourself, how to protect the patient, how to identify the risk hazards and how to manage those risk factors, right? So today is our topic about safety. So by the end of the presentation, the learner will be able to define safety and risk, identify factors affecting safety, identify environmental hazards, identify hazards in hospital environment, whether it is a physical and microbial which alter patient safety, discuss general preventive measure for patient safety, identify the preventive measure to ensure healthcare workers and patient safety, discuss specific safety concerns in hospital. Definition of safety and risk and hazard. Risk and hazard. Safety may be defined as freedom from psychological and physical injury. It is a basic human need which must be met. ये पोर्टर एंड पेरी ये कहता है सेफ्टी को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी कुड बी हिटिंग समवन, चाकू से मारना, लकड़ी से मारना, मुक्के से मारना, ठीक है जी, गिरना, शॉक लगना, इलेक्ट्रिक करंट लगना, जख्मी होना, ये जो है फिजिकल इंजरी है। साइकोलॉजिकल इंजरी क्या है? मतलब किसी को टॉर्चर करना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वर्क बर्डन है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली जो है ना वो नर्स या पेशेंट जो है ना वो ठीक नहीं है, तो ये साइकोलॉजिकल है। फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, हार्म और रिस्क, ये एक डेफिनेशन ये है कि इट इज अ फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, हार्म और रिस्क, यानी डेंजर किसी भी खतरे से, नुकसान से या रिस्क से। रिस्क का मतलब भी यही है कि द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ एक्सपोजर टू समथिंग, exposure to electric current, exposure to microbe, exposure to anything, that is risk. Risk is the probability, chance of exposure to danger, harm or loss. Hazard is an agent which has the potential to cause harm. So hazard could be electric wire, it could be microbial agent, जो होते हैं microbial agent, तो ये hazards हैं। Risk can be acute, intermediate and chronic. अब risk जो है, मैंने कहा ना, the chance or probability of exposure to something danger, harm or loss, that is risk. So it can be acute, intermediate and chronic. ठीक है जी। अब acute क्या है? leads quickly to a health crisis like fall, electric current and radiation, जो फौरन असर करती हैं, इसको acute कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं और तार जो है ना वो खुला हुआ है किसी हॉस्पिटल में, वो एक्सपोज है, आपका पांव लगा, आपका हाथ लगा और करंट आपको लग गया और आप चले गए, बस आपको बिजली करंट जो है ना वो लग गई, तो दैट इज एन एक्यूट रिस्क। इंटरमीडिएट वो है जो एक्यूट के बाद आता है लेवल इसका, यानी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। काज अ प्रॉब्लम नॉट टू फास्ट और टू स्लो, लाइक एलिवेटेड लिपिड, ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। बहुत जल्दी ये काम नहीं करता, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है लेकिन क्विकली आपका ब्रेन जो है ना वो रप्चर नहीं हो सकता, उसमें टाइम लग सकता है। Chronic behavioral risk like tobacco use, unhealthy diet use and physical inactivity. Chronic वो है जैसे behavioral risk है, आपका बिहेवियर जो है ना वो हेल्दी नहीं है, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग करते हैं, घी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो लेटर ऑन ये जाके आपको that will put you prone to develop any kind of disease. Physical may be noise, slippery floors, poor lighting and fire. Physical जो है नॉइज जब आपको लगता है तो आपके कान के पर्दे जो है ना वो फट जाते हैं। स्लिपरी फ्लोर्स, वेट फ्लोर्स, जिस पे आप गिर सकते हैं, या स्लिपरी फ्लोर ऐसे हैं कि आप पांव रख के, आप पानी हो या ना हो गीला, आप उस पे गिर जाए तो वो स्लिपरी है, फिसल जाए। पुअर लाइटिंग,
लाइटिंग सही नहीं है, डिम लाइट है, फायर है, ये सारे फिजिकल है। केमिकल, टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फ्यूम, डस्ट एंड लिक्विड्स। केमिकल जो होते हैं, केमिकल तेजाब हैं, गैसेस हैं, फ्यूम्स हैं, डस्ट हैं, लिक्विड हैं। रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो रेडिएशन में जो लोग हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं तो अक्सर उनका एक्सपोजर होता है, तो ये रेडिएशन है। माइक्रोवेव्स, जो किचन में माइक्रोवेव्स पड़े हुए होते हैं, इनसे भी रेडिएशन इमिट होते हैं, तो ये खतरनाक हैं। लोगों ने तो रखे हुए होते हैं लेकिन ये होते खतरनाक हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूरज की शुआएं हैं, अल्ट्रावायलेट कैंसर काजिंग जो रेज हैं। एर्गोनॉमिक्स हैं, पोअर डिजाइनिंग ऑफ द इक्विपमेंट और मशीन है। एर्गोनॉमिक्स मतलब ये है कि आप मशीन के जो हैंडलिंग टेक्निक है वो आप सही नहीं कर रहे हैं, उनके पुर्जे इस तरह निकले हुए हैं कि जब आप गुजरते हैं तो आपको लग सकते हैं, तो ये एर्गोनॉमिक्स है। सो पोअर डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन, वर्क फ्लो, मेथड एंड मैनुअल हैंडलिंग। आप गलत तरीके से चीजों को पकड़ते हैं, ये एर्गोनॉमिक्स है। साइकोलॉजिकल, वर्कलोड है आप पर तो आप टेंशन का शिकार हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, मेल और फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, दो एम्प्लॉइज है को अच्छा बर्ताव किया जाता है, दूसरे को बुरा किया जाता है। इग्नोरेंस से आप किसी जगह पर इग्नोर किया जाता है कि यार इसको छोड़ो, इस पे गम गरज नहीं रखो। नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस तकरीबन एक ही चीज है। हरासमेंट है या नेग्लिजेंस ये भी है कि कोई आपको निग्लेक्ट करता है, आपके काम को निग्लेक्ट करता है, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करता, तो ये नेग्लिजेंस है। हरासमेंट है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, थ्रेटनिंग है, पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग मतलब इंसानों के साथ आपकी डीलिंग हो रही होती है, उसी के दौरान आपको जो है ना गुस्सा दिलाया जाता है। थ्रेट ऑफ डेंजर, आपको मतलब धमकी दी जाती है नुकसान की। बायोलॉजिकल could be bacteria, viruses, fungi, insects, plants, birds in contact with infected person। इन्फेक्टेड पर्सन में ये है कि अगर कोई स्किन डिजीज है, जैसे स्मॉल पॉक्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, उनको अगर हुए, उनके साथ आप टच में आ जाते हैं, तो आपको लग सकती है ये बीमारी। रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना। इसी तरह केमिकल्स है, वेट फ्लोर्स है, ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर गिविंग इंजरी टू अ पर्सन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेफ्टी, एज एंड डेवलपमेंट, ओल्ड एंड यंग चिल्ड्रन। अगर बूढ़े लोग हैं वो जा रहे होते हैं, वेट फ्लोर है तो वो गिर सकते हैं, और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं वो दौड़ते हैं और वो गिर पड़े या बेड से गिर पड़े, तो ये ओल्ड और यंग की बात इसलिए कि मिडिल एडल्ट वाले हो जो है ना वो अपने आप की सेफ्टी जानते हैं। लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने कहा कि होटल पे आप रोजाना खाना खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, स्मोकिंग करते हो, लाइफस्टाइल कुछ इस तरह है। मोबिलिटी स्टेटस है, इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करता। सेंसरी परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन, सेंस आप सेंस करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब किसी मामूली धुएं को भी सेंस करते हैं तो वो इतना तेज होता है कि एलर्जी उनको कर लेते हैं। सेफ्टी अवेयरनेस है, और सेफ्टी जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें से आपने प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या तरीका आपने अपनाना है। या सेंसरी परसेप्शन में ये है कि किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें, तो सेंसरी परसेप्शन वही भी है। कम्युनिकेशन है, अगर आप मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन आप नहीं जानते किसी चीज के बारे में और आप पूछना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं जाता कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर दूं, तो ये भी एक फैक्टर है। कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट है, अगर दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, कॉग्निशन का मसला है। एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज हेल्थ केयर सेटिंग, होम एंड कम्युनिटी। एनवायरमेंटल फैक्टर में आप हेल्थ केयर सेटिंग, हॉस्पिटल है, होम है एंड कम्युनिटी, वहां का माहौल ठीक नहीं है। ये आप देखें जरा, एनवायरमेंटल हैजर्ड, पोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये रेडिएशन है, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर है, सैलाब आया हुआ है, यहाँ पर जो है वो वायलेंस है, किसी को मार रहा है, ये एक्सीडेंट है,
ठीक है ना। अगर ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है फिजिकल, ये पॉइजन है, मशीनरी है ये, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, ये रेडिएशंस है जो मशीन है, आपके एक्सरे मशीन है या जो भी इक्विपमेंट आउट ऑफ डोर हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हैं, इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, कहीं भी आपको लग सकते हैं। मरकरी स्पेल है, मरकरी इज डेंजरस, अगर वो फ्लोर पे इसी तरह बिखरा हुआ है। वर्क प्लेस वायलेंस है, काम के जगह पे जो ना वो लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट है, ये जब बंदा गिरा हुआ है। अच्छा जी, स्ट्रेस है, टेंशन, साइकोलॉजिकल, नॉन स्टेराइल टेक्निक है, आप इसको बार बार यूज करें, जरासीम एंटर कर सकते हैं। बॉडी मैकेनिक्स है, ये सही तरीके से बैठ नहीं सकता, वजन सही तरीके से नहीं उठाता, तो ये। अच्छा, नीडल स्टिक इंजरी, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एटसेट्रा, इससे ये हो सकता है। अब असेसमेंट कैसे करेंगे? द हैजर्ड्स आर रिस्क, अ नर्स मस्ट असेस द एनवायरनमेंट फॉर एनी थ्रेट टू द क्लाइंट सेफ्टी। नर्स को चाहिए कि वो जब हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपरली असेस करे पेशेंट के एनवायरनमेंट को फॉर एनी फिजिकल, एनी एनवायरमेंटल, एनी केमिकल हैजर्ड्स दैट कैन हार्म दैट पेशेंट, तो उनको वो आइडेंटिफाई करके मैनेज करें। क्लाइंट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर में आपकी एज है, आपका जेंडर है, मेडिकल कंडीशन है, ये इंडिविजुअल रिस्क है। होम हैजर्ड असेसमेंट है, घर में इलेक्ट्रिक वायर हैं, गैस हैं, फ्लोर वेट हैं, एंड सो ऑन। मेडिकेशन आर अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर, मेडिकेशन आर अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर, ठीक है जी। मेडिकेशन भी खतरनाक हो सकते हैं, घर पे पड़े हुए हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है कि किस पर्पस के लिए, बच्चों के पहुंच से जो है वो दूर रखे हर चीज, और अंडरगोइंग फॉर एनी सर्जरी, सर्जिकल कोई प्रोसीजर है, तो वो भी एंजाइटी क्रिएट करता है। पेशेंट सेफ्टी, गिव ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट अबाउट यूनिट, जिस हॉस्पिटल में, जिस यूनिट में आता है, मेडिकल है, सर्जिकल वार्ड है, उसकी ओरिएंटेशन देनी चाहिए। वॉशरूम कहाँ पर है, मेडिसिन कहाँ पर है, नर्स कहाँ पर बैठती है, डॉक्टर कहाँ पर बैठता है, कहाँ पे आपने जाना है, कहाँ से पूछना है, बेल कैसे बजाना है। इंश्योर द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड टेम्परेचर। प्लेस अ कॉल बेल विद इन रीच ऑफ द पेशेंट एंड टीच हाउ एंड व्हेन टू यूज इट। बेल जो होता है ना, बेल, उसके सर आवाज सही नहीं आ रही आपका। जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? मेरे ख्याल में आ रही है मेरे लाल। अब आ रहे हैं सर। हाँ जी, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। तो बेल जो होता है ना, बेल, पेशेंट के बेड साइड पे बेल होता है कि जब उसको जरूरत होती है तो बेल बजाता है, वहां से लाइट ऑन होता है और फिर जो है ना हेल्थ प्रोफेशनल पहुंच जाते हैं। तो बेल उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, कहां पर है, ये टीच करना है। हैव प्रॉपर लाइटिंग इन द रूम, रूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। कीप द बेड लॉक एंड इन लो पोजीशन, बेड जो है इसको लो पोजीशन पे रखे ताकि मरीज जब उठे तो आसानी से फर्श पे जो है ना वो उतर सके और एक्टिविटी कर सके अगर उनको कोई करना है। और इस बेड जो के लॉक जो है, वो बेड के जो लॉक हैं बेड के, उसको लॉक रखने चाहिए, अनलॉक नहीं होने चाहिए, यानी बेड लॉक होना चाहिए। यूज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, हैंड वॉशिंग, मेंटेन क्लोज सुपरविजन ऑफ कंफ्यूज पेशेंट, स्पेशली जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, उसके क्लोज मॉनिटरिंग करें। प्लेस ऑल इक्विपमेंट विद इन इजी अप्रोच, जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल की चीजें उनको इजी अप्रोच में रखें, आसान रसाई में रखें। यूज रिस्ट्रेन इफ रिक्वायर, अगर साइकोलॉजिकल पेशेंट है, शिजोफ्रेन या दूसरे, तो उनको रिस्ट्रेन कर दे। रिस्ट्रेन का मतलब ये कि बांध दे, और बांधना इस तरीके से कि पेशेंट को नुकसान ना हो। प्रोवाइड क्लीन एंड काम एनवायरनमेंट, खामोशी एनवायरनमेंट हो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड प्लान्स, और हर मरीज को अपने प्रोसीजर और प्लान जो है वो एक्सप्लेन करने कि अगले दिन आपका क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, कितने दिन के बाद डिस्चार्ज होगा, एंटीबायोटिक किस तरीके से, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। आंसर द कॉल बेल ऑन टाइम, और जब मरीज बेल बजाए तो फौरन पहुंच जाना चाहिए। यूज आइसोलेशन प्रिकॉशन वेयर एप्लीकेबल,
आइसोलेशन प्रिकॉशन जो है ना वो यूज करें जहां कहीं एप्लीकेबल हो। हाँ, प्रोवाइड नॉन स्लिपरी वेल फिटिंग फुटवेयर, चप्पल ऐसे दे दें जो कि स्लिपरी ना हो और वेल फिटेड है पाँव में, ना बहुत बड़े हो ना बहुत छोटे हो। कीप फ्लोर सरफेस क्लीन एंड ड्राई, जो एनवायरमेंट है फ्लोर है उसका सरफेस जो है ना क्लीन और ड्राई रखें। इंश्योर 6 राइट्स ऑफ द पेशेंट, राइट पेशेंट, right medicine, right dose, right route, right time, and then documentation। तो ये है राइट पेशेंट 1, राइट मेडिसिन 2, राइट डोज 3, राइट रूट 4, राइट टाइम 5 और राइट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 6 हो गए। यानी जो चीज आपने दी है उसको डॉक्यूमेंट भी कर दें। प्रोफेशनल सेफ्टी, अवेयरनेस अबाउट स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जब आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहां का जो सेफ्टी प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। पॉलिसी के मतलब अगर इस तरह हो जाए तो हमने क्या करना है, भागना कैसे है, जलजला हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉक हो या कोई और हो तो हमें क्या करना है, एज अ स्टाफ हमने क्या करना है, एज अ मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल। ये आपको समझना है वहां के ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। नो द इमरजेंसी फोन नंबर्स, कॉल फायर एंड सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विसेज, वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यूज ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन, hand washing, protective measures such as using of gloves, gown, capes, etc. Do not recap the needle, आपके उसमें चुभ न जाएं, प्रिक न करें आपकी उंगलियों को। यूज ऑफ डेंजर बॉक्स, जो डेंजर बॉक्स है जिसमें नीडल रखते हैं और वो सिरिंजेस जो है ना उसमें फेंकते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो वहां पर आपको जानना चाहिए। यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, और जब आप झुकते हैं हरकत करते हैं तो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स आप यूज करें बैलेंस में। लर्न प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट किस तरीके से यूज करना है ये भी आप सीखें। नीडल स्टिक इंजरी इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सपोजर फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट मे कॉज ब्लड बॉर्न डिजीजेस such as hepatitis or AIDS. Always plan safe handling and disposal of needles before beginning the procedure. In case of an accident, error or injury, complete an incident report according to policy, inform the supervisor। ठीक है जी। जनरल जो प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेफ एनवायरमेंट इन हॉस्पिटल, ऑल हॉस्पिटल स्टाफ वेयर्स अ नेम टैग एंड आर बैज। आपका शनाख्त होना चाहिए, आपकी शनाख्त होनी चाहिए कि आप कौन से लेवल के किस तरह के स्टाफ हो, आपका कार्ड, आपका नंबर, ये सारी चीजें ना उस पर होने चाहिए। ऑल आइटम्स इन हॉल नीड टू बी on one side, not blocking any exit, extinguisher or main electrical panel। Yani all items in hall need to be on one side, not blocking any exits, not blocking any exits। अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो कोई दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। एक्सटिंग्विशर और जो फायर बुझाने वाला आला है वो भी एक्सेस में होना चाहिए, वो भी लॉक नहीं होना चाहिए। आर मेन इलेक्ट्रिकल पैनल, जो इलेक्ट्रिकल पैनल अगर खुदा न खास्ता करंट लग जाए तो मेन इलेक्ट्रिकल जो पैनल है उसको बटन जो है ना ऑफ करने वाला, वो अगर वो कवर है या कोई खिड़की है उसका डोर है तो उसको बंद नहीं रखना है। एटलीस्ट 2 फायर एग्जिट्स आर विजिबल फ्रॉम एनी स्टैंडिंग पॉइंट। 2 एग्जिट के दरवाजे होने चाहिए जो नजर आने चाहिए कि वो वाला दरवाजा जो है उससे हमने निकलना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। एग्जिट साइंस आर इल्यूमिनेटेड, और एग्जिट के जो साइंस हैं वो बाकायदा लाइट जलना चाहिए कि ये वाली जगह जो है ये एग्जिट की जगह है, डोर। एग्जिट डोर स्विंग इन डायरेक्शन ऑफ एग्रेस। एग्रेस, एग्रेस का मतलब है पता, पता होना चाहिए कि कौन सा वाला दरवाजा जो है निकलने का है। स्विंग इन डायरेक्शन ऑफ एग्रेस, ईग्रेस, इसको ईग्रेस कहते हैं, ईग्रेस। ईग्रेस का मतलब है कि पता होना चाहिए, यू नो वे आउट, किस तरफ से जाना है। फर्निशिंग और अदर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट एक्सेस, egress or visibility of exits। Furnishing and other objects,
ऐसा ना हो कि डेकोरेशन का सामान आपने उधर रखा हुआ है जहां से ना एग्रेस समझ में आता है, ना वहां तक एक्सेस होती है, और ना एग्जिट डोर जो है वो नजर आते हैं। फायर एग्जिट रूट्स आर क्लियर एंड अनक्लटर्ड। जो फायर एग्जिट रूट्स हैं, हाँ, आग जलने की सूरत में जो एग्जिट दरवाजे हैं वो लॉक नहीं होने चाहिए। दैट शुड बी क्वाइट क्लियर कि इस तरीके से आपने भागना है। स्टाफ कैन एक्सप्लेन द रेस एक्रोनिम। रेस अभी आगे आ रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर, इंस्पेक्ट, टेक प्रेजेंट, ये रेस ये हैं, अभी आगे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एंड होज इज एक्सेसिबल एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड। अच्छा जी, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स, यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? आप सारे लोग खामोश हैं, बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए। नो सर, इसमें से क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं? सर क्लास को बोलें कि चैट बॉक्स में मैसेज ना करें। अच्छा, चैट बॉक्स में मैसेज ना करें। यस सर, वो स्क्रीन पे बार बार शो हो रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सर। ठीक ठीक, आप लोग कोशिश करें कि ये चैट बॉक्स में बार बार जो है ना वो चैट ना करें। हाँ, अच्छा जी, स्टाफ नोज दैट व्हाट नंबर टू कॉल फॉर अ कोड रेड। नंबर जो है ना वो कोड रेड, कोड रेड का मतलब क्या है? स्टाफ नोज व्हाट नंबर टू कॉल फॉर अ कोड रेड, यानी इमरजेंसी की सूरत में कौन सा वाला नंबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, फायर एक्सटिंग्विशर एंड होज इज एक्सेसिबल एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला आला जो है, आपने देखा होगा कि बड़े बिल्डिंग में जो है आग बुझाने वाला इतना जो है ना वो गैस सिलेंडर होता है और उसके साथ ट्यूब अटैच होते हैं। वो जो ट्यूब्स होते हैं वो होजेस कहलाते हैं। होजेस, ट्यूब जो जहां से अटैच होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आला है वहां से जो ट्यूब अटैच होता है कि वो जहां फायर लगी है वहां तक पहुंच सके और गैस उसको बुझाने वाले जो गैस है, तो ट्यूब्स जो है ना वो होजेस कहलाते हैं। अच्छा जी, स्टाफ नोज हाउ टू इनिशिएट अ फायर अलार्म। फायर अलार्म को इनिशिएट करना, बटन कैसे दबाते हैं, कैसे ऑन करते हैं, ये भी समझ में आ जाना। स्टाफ इज एबल टू एक्सेस MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या डेटा शीट डॉक्यूमेंट सिस्टम, और MSDS बाइंडर भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, तो मटेरियल सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके, के मटेरियल को कैसे सेफ किया जाता है, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं ताकि आप पढ़ें और फिर उस पर अमल करें। Staff are able to identify what chemicals are stored in their area and what to do if a chemical spill occurs. स्टाफ को ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, और अगर ये स्पेल हो जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, तो ये आपको MSDS से पता चलेगा। स्टाफ नोज द एक्सटर्नल डिजास्टर प्लान। स्टाफ को एक्सटर्नल डिजास्टर प्लान का पता होना चाहिए। आई वॉश slower showers available as appropriate to area and tested. The evacuation routes posted in prominent location and staff verbalizes where and how they will evacuate. जैसे आप जहाज में जाते हैं ना, तो जहाज में जो एयर होस्टेस है वो आपको बताते हैं कि ऊपर ऑक्सीजन, इशारों से बताता है ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इन केस ऑफ लो ऑक्सीजन आप इसको बटन दबाइए, नीचे आ जाएगा, आप मुंह में लगा दें। अगर खुदा न खास्ता कुछ है तो आपके सीट के नीचे जो है ना वो एक सेफ्टी जैकेट पड़ा हुआ है, वो आप पहन ले। फिर दरवाजे बताते हैं कि ये वाला दरवाजा है डोर, इससे आपने चिलांग लगाना है। तो ये जो है ना द इवैक्यूएशन रूट पोस्टेड इन प्रोमिनेंट लोकेशन एंड स्टाफ वर्बलाइजेस वेयर एंड हाउ दे विल इवैक्यूएट। ठीक है जी।
Electrical or medical equipment are regularly maintained. Storage areas have smoke detectors and water sprinkles. Huh? Storage areas have smoke detectors and water sprinkles. Areas under construction are safe for workers. जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो वर्कर के लिए जो ना वो सेफ है. और स्टोरेज जो एरिया है उसमें स्मोक डिटेक्टर और वाटर स्प्रिंकल के लिए डिटेक्टर होने चाहिए कि वो डिटेक्ट कर सके कि अगर वाटर स्पिल हुआ है या स्मोक जो है ना वो है तो वो डिटेक्ट कर सके और अलार्म बच सके. The nurse should be aware of how to protect his or her client from various kinds of hazards. ठीक है जी, जो मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स हैं उससे पेशेंट को कैसे बचाया जाए. फॉर एग्जाम्पल फॉल है. फॉल अगर फॉल है, फॉल कहाँ पे हो सकता है? जहां पर पेशेंट जो है ना बाथरूम में हो सकता है, फ्लोर अगर वेट है तो वहां पर हो सकता है. ऐसा ही है कि नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सर ऐसे ही है। आ रही है? यस सर आ रही है, Yes, sir. ऐसे ही अच्छा. है। यस सर आ रही है। तो जवाब दिया करें ना, आप जवाब तो नहीं देते. क्या बात है, आप नाराज तो नहीं है नहीं सर. ना? सुबह सुबह उठा के वे तो वैसे नहीं भी सर। आपको उठना पड़ता है 8 बजे, तो मैंने तो देर से उठाया. मेरे ख्याल में 9:30 बजे की क्लास है. कई लोग नाश्ता नहीं करते तो माथे पे 12 बज जाते हैं कि भैया अभी हमने नाश्ता नहीं किया और क्लास शुरू हो गई. अच्छा जी. फॉल नहीं सर, फेमिलराइज कोई द ऐसी क्लाइंट बात विद नहीं है, एनवायरनमेंट. मैं- जो पेशेंट है उसको एनवायरनमेंट के बारे में बता दें. एनवायरनमेंट उसको फेमिलराइज कर दें. यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, वहां पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बेसन है, ये वॉशरूम है, ये फेमिलराइज कर दें. टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज द कॉल बेल. कॉल बेल को कैसे यूज करें. कीप द बेड इन लो पोजीशन विद ब्रेक्स लॉक्ड. बेड को लो पोजीशन पे रख के और जो लॉक है, ब्रेक है, उसको लॉक कर दे. ब्रेक्स शुड बी लॉक्ड. प्रोवाइड नॉन स्लिपरी फुटवेयर. ऐसे चप्पल पहना दे जो नॉन स्लिपरी हो. टॉयलेट शुड हैव सेफ्टी बार्स फॉर वीक पेशेंट. सेफ्टी बार सहारा जिसको कहते हैं कि जैसे बाथरूम के मतलब उसके पहुंच के अंदर बॉडी के लेवल के मुताबिक वो कोई सेफ्टी बार होने चाहिए जिसको वो पकड़ सकें, वो बैठ सकें और जो भी उसकी जरूरत है वो पूरा कर सकें ताकि वो गिर न जाए. ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द अटेंडेंट्स. जो भी प्रोसीजर करना है तो आप अटेंडेंस से जो ना वो कंसेंट ले लें. इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लोथ्स. It must be in the form of belt or soft clothes. तो soft clothes या belt, ये एक मिनट. अच्छा जी, ये रिस्ट्रेन है जी. रिस्ट्रेन की बात हो रही है. ये फाल्ट ऑफ रिस्ट्रेन है. ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द अटेंडेंट्स, यानी जब आप किसी को बांधते हो ये तो आपने अटेंडेंस से परमिशन लेनी होगी कि आपके पेशेंट को अगर ना बांधे तो ये केनोला निकल सकता है, उसको इंजरी हो सकते हैं, लिहाजा हमें उसको बांधना पड़ेगा. इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लॉथ्स. ये वाला आप देखें, ये बेल्ट है, ऐसा ना हो कि आप रस्सी से बांध दें और उसका ब्लड जो है ना वो ब्लॉक कर दें. रिस्ट्रेन शुड बी टेम्पोरारी. जो बांधा हुआ है ये टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट नहीं. Apply in such a way not to impede blood circulation, not too tight, not too loose. लूज की सूरत में निकलेगा और बहुत ज्यादा टाइट की सूरत में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा. Always tie a limb restraint with the knot that will not tighten when